हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मृदा पीएच में परिवर्तन लाने वाले कारक। मृदा पीएच अपन देख चुके हैं कि मृदा पीएच में अगर मृदा कोलाइड पर H+ आयनों की सांद्रता अगर ज़्यादा होगी तो मृदा की प्रकृति है वो अम्लीय होगी, और अगर मृदा कोलाइड पर OH- आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी तो वहाँ मृदा की जो प्रकृति है वो क्षारीय या बेसिक होगी। और अगर दोनों की सांद्रता बराबर हो, H+ और OH- दोनों प्रकार के आयनों की सांद्रता अगर बराबर होती है तो वहाँ जो मृदा कोलाइड है या मृदा विलयन है उसकी प्रकृति होगी उदासीन। तो ये पढ़ने के बाद में अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो मृदा कोलाइड की प्रकृति है ये किन किन कारकों के द्वारा होती है, या कौन से ऐसे कारक है जो मृदा विलयन की प्रकृति को निर्धारित करते हैं कि मृदा की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, वो अम्लीय होगी या वह क्षारीय होगी या वहाँ उदासीनता देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो मृदा पीएच के लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं उनको दो भागों में या दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं अम्ल उत्पादक कारक, जिनकी वजह से मृदा की जो प्रकृति है वो अम्लीय होगी, और दूसरे होते हैं भस्म या क्षार उत्पादक कारक, जिनकी वजह से मृदा कोलाइड की प्रकृति है वो क्षारीय होगी। तो यहाँ अपन देखते हैं सबसे पहले प्रकार के कारक अम्ल उत्पादक कारक। नाम से पता चल रहा है कि ये जो कारक होते हैं इन कारकों की वजह से मृदा जो पीएच होती है वो अम्लीय होगी, या मृदा कोलाइड या मृदा जो विलयन है उनकी प्रकृति है वो अम्लीय होगी, या ये कह सकते हैं कि पीएच है वो 7 से कम होगा। पीएच 7 से कम होगा तो अम्लीय, पीएच 7 से ज़्यादा होता तो क्षारीय, और एग्जैक्ट 7 होता है मतलब फिक्स अगर 7 होता है तो प्रकृति होगी उदासीन। तो ये जो अम्ल उत्पादक कारक होते हैं ये अम्लता को बढ़ाते हैं। और अम्लता किस प्रकार से बढ़ सकती है, देखो यहाँ अपन बात करें कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ या हुमस पाए जाते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है या विघटन होता है। विघटन होगा तो वहां अपने को दो प्रकार के अम्ल देखने को मिलते हैं, कार्बनिक अम्ल मिलते हैं और दूसरे अकार्बनिक अम्ल मिलते हैं। ये जब कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है वो रिलीज होती है या निकलती है। तो ये CO2 गैस है वो मृदा में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करेगी, H2O इसके साथ अभिक्रिया करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगी एक कार्बोनिक अम्ल H2CO3। H2CO3 का नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। हमें पता है अम्ल जो होते हैं वो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। भाई H2CO3 का अगर अपन आयन देखें तो ये होगा H+ में और HCO3- में। तो यहाँ अपने को ये H+ आयन प्राप्त हो रहे हैं। H+ आयन है वो मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो रहे हैं या इनकी सांद्रता बढ़ रही है, तो ये पीएच को कम कर देंगे, या ये कह सकते हैं कि यहाँ मृदा कोलाइड में या मृदा विलयन में अम्लीयता बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये मृदा की अम्लीयता को बढ़ाएंगे। दूसरा अपन ये भी देख सकते हैं जैसे कार्बनिक अम्ल होते हैं वैसे अकार्बनिक अम्ल भी अम्लता को बढ़ाते हैं। अकार्बनिक अम्ल में अपन क्या क्या ले सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं और HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से ही मिलते हैं और इनका निर्माण है वो अन्य पदार्थों से भी होता है। जैसे अपन बात करें कि ये जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं इनका निर्माण है वो उर्वरकों से होता है। किससे होता है, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, और विशेषकर उन उर्वरकों के विघटन से होता है जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर युक्त जो उर्वरक है उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन होता है और अपने को अकार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। और अकार्बनिक अम्ल जैसे अपन ने यहाँ ले रखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आयनन होगा तो भी अपने को H+ आयन मिलेंगे, और ये H+ आयन है वो मृदा कोलाइड पर अम्लीयता को बढ़ाएंगे या मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होंगे, जिससे अम्लीयता है वो बढ़ जाएगी। यहाँ एक बात और अपन देखें कि जो नम प्रदेश होते हैं, नम प्रदेश का मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ क्या होता है कि जो पृथ्वी की ऊपर की सतह पर जो
क्षार उपस्थित होते हैं उन क्षारों का लीचिंग हो जाता है या उनका निक्षालन हो जाता है। भाई पानी ज़्यादा आएगा तो वो पानी के साथ घुलकर मृदा की निम्न स्तरों में या नीचे के संय स्तरों में चले जाते हैं, तो ऊपर के जो संय स्तर है वहाँ अम्लीयता वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने तीन प्रकार से बता दिए कि किस प्रकार से मृदा की अम्लीयता वो बढ़ती है। अब अपन देखें भस्म उत्पादक कारक, मतलब ये जो कारक होते हैं ये क्षारीयता को बढ़ाएंगे, मृदा कोलाइड की क्षारीयता को बढ़ाएंगे। देखो कैसे बढ़ सकती है, यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर मृदा कोलाइड पर किन्हीं प्रक्रमों के द्वारा इन धातु आयनों की अगर सांद्रता बढ़ जाती है या ये धातु आयन बनने लग जाते हैं तो वहाँ क्षारीयता है वो बढ़ती है। कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भाई जब सोइल फॉर्मेशन होता है, मृदा निर्माण होता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रक्रम और रासायनिक अभिक्रिया होती है। उन अभिक्रियाओं में अगर ये धातु आयन बनते हैं तो वहाँ क्षारीयता बढ़ जाती है। इसके अलावा अपन ये भी बता सकते हैं कि जब चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानों का अपक्षय होगा तो वहाँ पे भी ये जो क्षारीय धातु होते हैं वो बनते हैं जो मिट्टी में मिलते हैं और वहाँ उनकी अम्लीय क्षारीयता को बढ़ा देते हैं। सिंचाई जल की बात करें, सिंचाई जल है उसमें भी अनेक प्रकार के लवण होते हैं और वहाँ पर अधिकतर अपने को ये लवण देखने को मिलेंगे। तो ये जो धातु आयन होते हैं उन लवणों में से ये धातु आयन है वो धातु विनिमय के द्वारा मृदा कोलाइड पर जाकर अधिशोषित हो जाएंगे और अधिशोषित होंगे कौन? ये क्षारीय, तो वहाँ उनकी क्षारीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपन लास्ट ये बता सकते हैं जैसे अम्ल उत्पादक है वो नम प्रदेशों में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, वैसे ही शुष्क जो प्रदेश होते हैं, शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेश या जहाँ पर बारिश क्या होती है? कम होती है, वहाँ क्षारों का निक्षालन है वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्षार मृदा की सतह पर उपस्थित होते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति की वजह से मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो मृदा पीएच है उनमें परिवर्तन हो सकता है या कौन से कारकों की वजह से मृदा पीएच में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। अभी के लिए थैंक यू।